हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर देते हैं जो आप लोग का 16 फरवरी को पेपर होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो चलो एक-एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शुरू-शुरू में आप लोग के 20 मार्क के ओएमआर बेस्ड है उनको भी सॉल्व करेंगे और जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। बाकी कहूँगा अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सारे दोस्तों में, सारे ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देना। देखो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो कि पंचवटी नामक कृति के रचनाकार है। ओके, जो पंचवटी कृति है इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा? हमें ये चार्ट है, ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन में से बताना है। तो जो पंचवटी नामक कृति है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी है। ये गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो कि भारतीय युग के निबंधकार है। हमें बताना है कि भारतीय युग के निबंधकार कौन है और हमें ऑप्शन दिया कि श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। ये चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। हमें दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप थर्ड नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो कि नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, नीड़ का निर्माण फिर भाई काफी फेमस रचना है, हर साल आती है। आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरे के बाद चौथा नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उससे पहचान कर लिखिए। ओके, ये हमें कथन दिए हुए हैं कई सारे और इनमें से कोई मतलब एक कथन सही है, इसको हमें पहचान कर लिखना है। तो चलो क दिया है कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार है। नहीं, नाटककार नहीं बल्कि एक उपन्यासकार हैं। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी, गलत भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। झलमल कहानी, ठीक है, झलमल कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुनालाल भक्त जी हमें दोस्त, ये बिल्कुल राइट है, ही ऑप्शन है गो वाला। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। अगला 4 के बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ओके, हमें बताना है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल के, मध्यकाल के, युद्ध काल के या श्रृंगार काल के? सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, आदिकाल को अन्य नाम वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही नाम ये नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया था। 1 मिनट यार, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला बैठ रहा है। ओके, चलो 5वें के बाद हम लोग अगला 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हो कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ओके, हमें बताना है कि जो भगवत शरण उपाध्याय हैं इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह का कौन सा है? ठेले पर, हिमालय, नदी के द्वीप, विचार विधि या ठूठाम? ठूठाम भाई काफी फेमस रचना है इनकी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक घुट नामक नाटक के लेखक कौन है? सीधे सीधे आप मार दोगे भाई, जयशंकर प्रसाद। आप लोग ओएमआर में फर्स्ट वाला ही भर देना। चलो 7वें के बाद 8वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग की समय सीमा है। ऑप्शन है कि 1900 से 1918 ईस्वी तक, या 1850 से 1900 ईस्वी तक, या 1918 से 1936 ईस्वी तक, या 1957 से आज तक। सही ऑप्शन इसका ये फर्स्ट वाला है 8वें का, कि 1900 से 1800 ईस्वी तक ये जो समय सीमा है ये शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। ठीक, चलो अगला 9 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ललित ललाम, ललित ललाम के रचयिता है। ओके, ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, भूषण, मतीराम या ज्ञानेंद्र कुमार? सही ऑप्शन ये गो वाला हो जाएगा, मतीराम। ठीक है, ललित ललाम के रचयिता मतीराम हैं। ओके, चलो 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर स्क्रीन पे प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक है भाई, सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलो इसके बाद 10वें के बाद 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूमि तल बारहि बार। इसमें हमें बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है, कौन सा रस है? या रोवहि यानी रोने की बात की जा रही है, सीधे सीधे करुणा, करुण रस की उत्पत्ति यहाँ पे होगी। ठीक है, करुण रस होगा यहाँ पे, ये गोवाला ऑप्शन सही, ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो हम लोग इधर आकर 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बगल में आ जाता हूँ, माफ करना 1 मिनट, इसको फोल्ड कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग के स्क्रीन पे सामने कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। इसमें हमें बताना है कि निम्न पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है?
उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रेक्षा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। देखो हमें क्वेश्चन में देखो यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यह झांसी वाली रानी चैप्टर है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है झांसी की रानी, उसी का यह है। जब मतलब तो इसमें सीधे सीधे यहाँ देखो उनके यहीं कहीं पर बिखर गई, जब अंत में उनकी मृत्यु होती है तो उसी की मतलब बात की जा रही है कि वह एक भग्न विजय माला सी वो क्या हो गई कि बिखर गई। तो यहाँ देख रहे हो तुलना की जा रही है, तो तुलना किस में की जाती है? उपमा अलंकार में, सिंपल, ठीक है। चलो 12 नंबर के बाद 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोला छंद के प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। ओके, रोला छंद के प्रत्येक पंक्ति, चाहे वो रोला हो चाहे सोटा हो, दोनों में मतलब एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। ये 26, 23, ये 22 गलत हो जाएगा, 24, ठीक। चलो हमें पूरी पंक्ति में बोला है, न कि यति पे, ठीक। पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, ठीक। चलो ये 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है कि परिवार शब्द में उपसर्ग है। देखो परिवार उपसर्ग जो पहले लगा होता है तो परी, ठीक है, परी हो जाएगा और वार ये अलग हो जाएगा, तो परी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब आप काफ़ी लड़के कंफ्यूज होंगे कि हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो अब अंत में लगा होता है। तो देखो यहाँ पे हंसाई, तो हंस प्लस आई, यहाँ पे ये जो शब्द आगे बचना चाहिए इसका कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, तो यहाँ आई प्रत्यय है ये वाला, न कि ये साई ये काफ़ी लड़के इस पे लगाएंगे कि लेकिन ये गलत है, ये वाला होगा, ठीक। चलो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पाप पुण्य का समास विग्रह होगा। पाप प्लस पुण्य या पुण्य प्लस पाप, या पाप और पुण्य, या ये पाप पुण्य। तो सही ऑप्शन भाई ये होगा पाप और पुण्य। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और अथवा या आता है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग 16 के बाद ये 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि काज शब्द का तत्सम रूप है। ओके, काज हम लोग का तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा बताना है। कार्य होगा, छिद्र होगा, श्रम होगा, कुंभ भार होगा, ठीक है। सही ऑप्शन है ये क वाला, कार्य होगा, काज का तत्सम रूप कार्य होगा, ठीक। चलो हमने 17 नंबर प्रश्न भी कर लिया। इधर मैं 18 नंबर प्रश्न पे आ जाता हूँ। 18 नंबर प्रश्न है कि मध्वरी का संधि विच्छेद है। देखो ये यण संधि है इसमें सीधे सीधे, ठीक। तो इसका मधु अ प्लस अरी, मधु उ, यहाँ पे सॉरी मधु उ है ना, और प्लस अरी मतलब असमान स्वर आ रहे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ही वाला, बाकी ये वाले सब गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 18 के बाद 19 नंबर की फला नाम रूप है फल शब्द का। ओके, फला नाम भाई षष्ठी विभक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति होता है, और षष्ठी का बहुवचन रूप होता है, आप सब लोग जानते हो, षष्ठी सप्तमी षष्ठी, षष्ठी ये बहुवचन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, और इस प्रकार आप लोग के 20 जो ऑब्जेक्टिव है OMR वाले वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव हैं उनको सॉल्व करना चालू करेंगे। यहाँ है कि अहसम रूप है हंस धातु का। ओके, ये तो अहसम ये लड लकार में आता है, तो ये लोट लकार विधिलिंग गलत हो जाएगा। अब लड लकार में हमें बताना है, लड लकार उत्तम पुरुष द्विवचन एक वचन। तो देखो ये लड अहसम क्या है, अहसम ये एक वचन का रूप होता है, ठीक है। लड लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप होता है, ये गौ वाला 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा इस द्विवचन के कारण, ठीक। चलो 20 हमने प्रश्न कर लिया ऑब्जेक्टिव जो OMR बेस्ड थे, इनका आंसर आपको 20 का OMR पे देना होगा, ठीक है। मैं कई बार OMR भरना सिखा दिया हूँ, तो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ कि OMR कैसे भरेंगे। चलो, और इसका आंसर जो अब खंड ब के अंतर्गत 50 अंक के होंगे प्रश्न, इसका आंसर आपको नॉर्मल कॉपी पे लिखना होगा। तो चलो इनको हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो प्रश्न रहेगा इस गद्यांश संबंधित रहेगा, 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा। जैसे देखो ये फर्स्ट गद्यांश दिया है और उससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, तीनों का आपको 2-2 मार्क यानी 6 मार्क आपको मिलेगा। यहाँ देखो ये एक गद्यांश दिया है और एक अभी देखना उधर उस बगल दिया रहेगा। देखो यह क्या गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। यहीं से आपको पता चल रहा है, ये आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, यहाँ देख रहे हो बुरी संगति, यहाँ युवा पुरुष की बुरी संगति यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं ये मित्रता वाला है ना आप लोग का चैप्टर, उसी का ये सीधे सीधे गद्यांश है, ठीक है। और इधर देखो, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर एक और अथवा में कर गद्यांश दिया होगा, इसको देख लेते हैं किस चैप्टर से है। इसका इसमें क्या 3 थे, देखो यहाँ पे 3 थे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है। फर्स्ट इसका संदर्भ पूछेगा, तो संदर्भ आप लिख देना, पहचान गए कि किस चैप्टर से है, मित्रता वाले चैप्टर से, तो लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके
लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या, तो भाई ये जो रेखांकित अंश है इनकी आप लोग व्याख्या करते रहना। मैं किसी वीडियो में इनका मतलब इसको लेकर पूरा का पूरा व्याख्या करा दूंगा। और यहाँ युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या बताया गया, तो इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको युवा पुरुष की संगति के बारे में मालूम चल जाएगा। इस गद्यांश को अपनी बुक से देखकर आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ अथवा है, अथवा में देखो ये एक गद्यांश दिया, तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपका मन। और इससे भी रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा हुआ है। फर्स्ट आपका गद्यांश में संदर्भ पूछेगा, सेकंड में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा और थर्ड में एक नॉर्मल प्रश्न पूछेगा। देख सकते हो यहाँ जैसे ये नॉर्मल प्रश्न पूछा है या यहाँ पे भी पूछा था, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। पहाड़, यहाँ पहाड़ शब्द है, यहीं से आप समझिए कि ये अजंता वाला शायद चैप्टर से यहाँ से आप पकड़ सकते हो, जो भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित है आप लोग का एक चैप्टर गद्य पाठ में अजंता, उसी का ये है, ठीक है। क्योंकि अजंता पहाड़, उसी में आपको पहाड़ के बारे में देखने को मिलेगा, पहाड़ के बारे में सुनने को मिलेगा, तो ये उसी का है, ठीक। तो आप लोग इसका संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, सिंपल, ठीक। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग ये करते रहना। मैं किसी वीडियो में इसको केवल ये स्पेसिफिक मतलब जितने इसमें व्याख्या संबंधित प्रश्न हैं उन सबको लेकर करा दूंगा, ठीक। चलो, अब इसके बाद सेकंड आप लोग का प्रश्न जो रहेगा वो पद्यांश से संबंधित रहेगा। जैसे यहाँ पे गद्यांश था तो इधर ये पद्यांश रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पद्यांश है, आप लोग देख सकते हो। पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दह मग में डग दय। देखो ये उस समय की बात की जा रही है ना, ये सीधे ये आप लोग का जो तुलसीदास जी है ना, ये जब निकलते हैं वन पथ पर, आप लोग का देखो वन पथ पर आपने पढ़ा होगा। वन पथ पर आप लोग का जो चैप्टर है 2 सिलेबल है, उसमें एक तो मतलब एक मतलब जैसे धनुष भंग और एक वन पथ पर तुलसीदास के। तो ये वन पथ पर जब राम सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकलते हैं, तो उसी की ये व्याख्या करते हुए ये कहा गया है कि वो मतलब बाहर जो ही निकलते हैं तो सीता जी के मतलब माथे से पसीने मतलब आने लगते हैं। ये सब उसी के बारे में बताया गया। तो इसकी व्याख्या आप इसका अर्थ देख लेना, बाकी इसका संदर्भ आप लोग लिख ही लोगे। मैंने बता दिया कि ये तुलसीदास का जो मतलब वन पथ पर चैप्टर है उससे लिया गया है, सिंपल, ठीक। उसके बाद यहाँ अथवा में देखो, यहाँ पे एक प्रश्न है कि धूरी धरे अतिशोभित श्याम जी। ओके, इसमें तो भाई जो श्री कृष्ण उनकी व्याख्या की जा रही है। तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, ठीक है। यहाँ पे देखते ऐसी बनी श्री सुंदर चोटी, ये मतलब ये बचपन की जो लीलाएं हैं ना कृष्ण जी के, उनकी व्याख्या यहाँ पे रसखान जी के द्वारा की गई है। तो रसखान का जो सवयवे वाला चैप्टर है ना, उसी का ये आप लोग का ये मतलब ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब इसका आप लोग संदर्भ लिखते रहिएगा और व्याख्या इसकी व्याख्या भी आप कर लीजिएगा। इसका अर्थ आप जानते होंगे तो कर लेंगे आसानी से। बाकी मैं बोला हूँ ना कि इसका मैं व्याख्या और संदर्भ लिखकर अच्छे से आपको बताऊंगा। यहाँ केवल मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ शार्ट में कि ये किस किस चैप्टर से। यहाँ शोभित श्यामजू में है, मैं पूछ रहा कि कौन सा अलंकार है भाई, शोभित स श्यामजू स, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सिंपल, ठीक। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए और 2+3 यहाँ से 5 मार्क मिलेगा। आप लोग का देखो हिंदी के पीछे संस्कृत का भी पार्ट है, तो उसमें संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर में से आप लोग का यहाँ देखो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये देखो, एकदा बहवः जना धूमयान। ओके, ये प्रबुद्धो ग्रामीणों जो है ना, उसी का ये गद्यांश दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या करना रहेगा, और यहाँ अथवा कर यहाँ भी एक दिया रहेगा। जैसे देखो, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यानी ये वाराणसी वाले चैप्टर से। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है और साथ में इसकी हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी अनुवाद का आपका 3 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा आपका। तो ये करो या ये करो, इसका भी मैं मतलब लिखकर एकदम अच्छे से बताऊंगा। यहाँ मैंने बता दिया, बाकी आप अपने बुक से खोजकर इसका करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरे के बाद ये चौथा रहेगा इसमें कि मतलब ये जैसे ये गद्यांश से था, ठीक है, उसी प्रकार इन्हीं चैप्टरों के बीच में श्लोक दिए हुए हैं जिनको पद्यांश कहा जा रहा है। और यहाँ पे 2 श्लोक दिया रहेगा। इन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आप लोग का संदर्भ लिखना होगा और साथ में हिंदी अनुवाद करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और ये एक देखो, दक्ष में एक पदम धर्म्य, दान में एक पदम यशः, सत्य में एक पदम स्वर्गीय, शील में एक पदम सुखम। अगर मैं बात करूँ कि ये किस किस आप लोग के मतलब किस किस चैप्टर से हैं, तो देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये आप लोग का जो जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है उससे है।
और ये वाला है ना जो आप लोग का नहीं 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 नहीं, ये जीवन सूत्राणी से नहीं है, ये वाला जीवन सूत्राणी से है, ये आप लोग का जीवन सूत्राणी से है। ठीक है, यहाँ यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच बात हो रही है। ठीक, तो ये है और जीवन सूत्राणी से, और ये जो है ना ये आप लोग का भारतीय संस्कृति से है, सर्वभवंती सुखिनः, ये भारतीय संस्कृति से है। ठीक, तो चलो इसका आप लोग संदर्भ व्याख्या संदर्भ और हिंदी में बात करते रहे ना, इसका भी मैं आपको एकदम बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे लिख कर आपको लेकर आऊँगा इसका वीडियो। ठीक है, उसके बाद ये 5वां प्रश्न तो आप लोग का ये देखो, ये आप लोग का खंडकाव्य से रिलेटेड है। तो खंडकाव्य तो भाई आप किस जिले से हो देख लेना, अपने जिले का खंडकाव्य तैयार कर लेना, क्योंकि पूरे यूपी में अलग अलग हर जिले का खंडकाव्य आता है। ठीक, चलो यहाँ पे देखो 6 नंबर प्रश्न में यह दिया है, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामस्वरूप और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ 3 लोग का दिया है। आप लोग किसी का भी जीवन परिचय लिख लेना, या जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामस्वरूप किसी का जीवन परिचय लिख लेना। और जीवन परिचय एक आपको नए टाइप से लिखना है, तो कैसे लिखना है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आचार्य रामस्वरूप का लिखवा रखा है, तभी आपको 5 मार्क मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे नॉर्मल तरीके से आप लिखोगे तो। ठीक है, चलो उसके बाद 6 का ख प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। ख प्रश्न में आप लोग को यहाँ पे दिया है तुलसीदास महादेवी वर्मा, तो आप किसी का भी लिख सकते हो, आपका मन। उसके बाद 7वें में यहाँ पे देखो श्लोक लिखने को बोल रहा है, तो श्लोक आप कम से कम 3 ठे श्लोक याद कर लेना कोई भी। ठीक है, आपका एकदम मतलब 3 ठे श्लोक याद कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ये 2 आप याद क्लियर हो गए, तो यहाँ पे देखो 2 ठे ये फंस गया है, तो इसको नहीं लिखना है, तो इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ। ठीक, 3 ठे आप लोग याद कर लेना। अगला हम लोग का 7वें के बाद 8वां है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर देना कि चंद्रशेखर क आसीत, चंद्रशेखर रेखा भारत वीर आसीत, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। और ये एक मतलब प्रश्न है, और वीर वीर केन पूजित, ये मतलब केवल 2 प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देना है, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। और ये 8वें के बाद आप लोग का यहाँ पे देखो 9वां प्रश्न होगा आप लोग का निबंध से संबंधित, आपको निबंध लिखना होगा। ये जो विषय दिए हैं इन सभी में से किसी एक विषय पे तो आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, और ये राष्ट्र प्रेम की भावना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। ठीक है, बाकी प्रदूषण की समस्या समाधान काफ़ी, ये भी किसी पे भी लिख सकते हो, आपका मन। ठीक, तो ये रहा आप लोग का पूरा पूरा ये पेपर, मैं पूरा बता दिया। जो ऑब्जेक्टिव था उसका सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया, और साथ में जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको नॉर्मली मैंने ऐसे ही सीधे सीधे बता दिया। जो सब्जेक्टिव प्रश्न जैसे संदर्भ व्याख्या संबंधित जो थे, उनकी मैं संदर्भ व्याख्या खुद कराऊंगा, लिखकर मैं बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे लिखकर आपको इनकी सब संदर्भ व्याख्या अच्छे से कराऊंगा। लेकिन तब तक आप रुकिए मत, तब तक आप अपने मन से इसको खोज कर अपनी बुक में या क्वेश्चन बैंक में कहीं इसको तैयार कर लेना। ठीक, चलो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।